आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 2 घातांक के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 के सवालों को हल करना, जिसमें प्रश्न क्रमांक 3 के सवालों को हल करेंगे। सिद्ध कीजिए। यहाँ 3 सवाल है ए, बी, सी और इनके बाएं पक्ष को हल करते हुए हमको दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए सवालों में क्या होता है, बाएं पक्ष के जो मान रहते हैं उसको हल करते हुए आपको दाएं पक्ष के मान के बराबर लाना होता है। तीसरा का ए नंबर के सवाल को हल करें, जहाँ पर सवाल है 5/7 पूरे के घात 7 गुणित 7/5 पूरे के घात 7 ऋण 3/19 पूरे के घात 2 गुणित है 19/3 पूरे के घात 2 बराबर 0। बाएं पक्ष के जो मान है उसको हल करते हुए हमें दाएं पक्ष 0 के बराबर सिद्ध करना है। पहले हम बाएं पक्ष के मान को लिख देते हैं और इन बाएं पक्ष के मान को ज्यों के त्यों लिख करके हम देखते हैं कि 5/7 यहाँ आधार है और यहाँ है 7/5। आधार समान नहीं है, सीधे सीधे हम गुणा की क्रिया अपना नहीं पाएंगे, अर्थात गुणा की क्रिया का जो घातांक का नियम है उसको हम यहाँ पर लागू नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से ऋण के बाद जो संख्या लिखी गई उसमें भी देखते हैं कि 3/19 पूरे के घात 2 गुणित 19/3 पूरे के घात 2 में आधार 3/19 है और यहाँ है 19/3। आधार इसमें भी समान नहीं है, तो सबसे पहले हम आधार को समान कर लें ताकि हम घातांक के गुणा का नियम वाला सूत्र अपना सकें। आधार को समान करने के लिए हम यहाँ कर सकते हैं, जैसे 5/7 पूरे के घात 7 को ज्यों को त्यों लिखा गया है, गुणित 7/5 पूरे के घात 7 है उसको लिखा गया है 5/7 पूरे के घात ऋण 7। इसी प्रकार से यहाँ 3/19 पूरे के घात 2 को ज्यों के त्यों लिख करके गुणित 19/3 पूरे के घात 2 था उसको लिखा गया है 3/19 पूरे के घात ऋण 2। ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि a/b पूरे के घात m बराबर होता है b/a पूरे के घात ऋण m। a/b एक परिमेय संख्या है और उसके घातांक है धनात्मक m। इसी सूत्र के तहत यहाँ भी हम लिखें 7/5 पूरे के घात 7 को 5/7 पूरे के घात ऋण 7, 19/3 को लिखा गया है 3/19 और घात 2 था वो किसमें बदल जाएगा, ऋण 2 में। अब तो आधार समान हो गया, तो हम आधार को एक बार लिखेंगे और उनके घातांकों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि हम जानते हैं a की घात m गुणित a की घात n बराबर होता है a की घात m धन n। आधार समान होने की स्थिति में गुणा की क्रिया में घातांक को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आधार को हमने एक बार लिखा और घातांक को क्या कर दिए, जोड़ दिए। किस प्रकार से देखें, 7 को 7 लिखा गया है, जोड़ने के लिए धन और फिर ये है ऋण 7, तो इसको लिखेंगे कोष्टक में ऋण 7, क्योंकि सामने में क्या है, धन है, तो सीधे सीधे इसको ऋण 7 न लिख करके किस में लिखेंगे, हम कोष्टक में लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से 3/19 पूरे के घात 2 गुणित 3/19 पूरे के घात ऋण 2 आधार समान हो गए हैं। आधार समान होने की स्थिति में हम आधार को एक बार लिखेंगे और उनके जो घातांक है 2 को जोड़ देंगे किसके साथ, ऋण 2 के साथ, तो यहाँ घातांक को जोड़ दिया गया है। 5/7 तो 5/7, 7 धन कोष्टक में ऋण 7, कोष्टक को तोड़ते हैं, धन और ऋण का गुना हो जाएगा ऋण, तो हो जाएंगे ऋण 7। यहाँ भी 2 धन ऋण 2 है तो धन और ऋण का गुना हो जाएंगे ऋण, तो ऋण 2। इसमें क्या किया गया है, सिर्फ घातांक के जो कोष्टक हैं उसको तोड़ा गया है, तो 7 ऋण 7 हो जाएंगे 0। इसी प्रकार से ऋण 2 कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो जिस संख्या के घात में 0 रहते हैं उसका मान किसके बराबर रहता है, 1, और 3/19 पूरे के घात 0 का मान भी कितना हो जाएंगे, फिर 1, क्योंकि हम जानते हैं 1 के घात 0 बराबर होता है 1। कोई संख्या है और जिसके घात में 0 हो तो उसका पूरा मान किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। 1 ऋण 1 करेंगे तो हो जाएंगे 0, और यही 0 जो है हमारा दायां पक्ष है, अतः बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यह देख सकते हैं आप, सवाल दिया गया था उसको हल करते गए, बाएं पक्ष के मानों को हल करते करते दाएं पक्ष के मान 0 के बराबर आ गया। तीसरा का बी नंबर के सवाल को देखें, जहां आपको सिद्ध करना है कि p/q पूरे के घात m गुणित p/q पूरे के घात m गुणित q/p पूरे के घात ऋण m बराबर q/p पूरे के घात ऋण m के। हम बाएं पक्ष के मान को हल करते हुए दाएं पक्ष q/p पूरे के घात ऋण m हमको सिद्ध करना है। बाएं पक्ष में देखते हैं आप कि p/q आधार है, p/q आधार है, लेकिन यहाँ q/p आधार है। तो सबसे पहले हम इसके आधार को समान कर लें ताकि हम घातांक में गुणा की क्रिया का सूत्र लगा सकें। q/p को हम बदल रहे हैं p/q पूरे के घात ऋण m। इन आधारों को बराबर लाने के लिए q/p पूरे के घात m है उसको लिख सकते हैं p/q पूरे के घात ऋण m, क्योंकि a/b पूरे के घात m बराबर होता है b/a पूरे के घात ऋण m। अब तो आधार समान हो गया, अर्थात p/q आधार सभी जगह समान है
और जब आधार समान होते हैं तो आधार को एक बार लिख करके गुणा की क्रिया हो रही है तो घातांक को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। चूंकि a की घात l गुणित a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात l धन m धन n। आधार समान होने की स्थिति में आधार को एक बार लिख करके उनके घातांकों को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ आधार p बटा q था, उन सभी आधारों को एक बार लिख करके उनके जो घातांक है उन सबको आपस में जोड़ दिया गया है। m धन कोष्टक में लिखेंगे हम ऋण m, क्योंकि किसमें था, ऋणात्मक m में है। धन कोष्टक में ऋण m, कोष्टक को जब हम तोड़ेंगे तो धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण, तो ये हो जाएगा ऋण m, एक धन m कट जाएगा और एक ऋण m कट जाएंगे, बचेंगे सिर्फ एक m, तो p बटे q पूरे के घात m बचेंगे। क्योंकि जो हमारा दायां पक्ष है वो क्या है, q बटा p पूरे के घात ऋण m, तो हम लिख सकते हैं p बटा q पूरे के घात m को q बटा p पूरे के घात ऋण m के रूप में, क्योंकि a बटा b पूरे के घात m बराबर होता है b बटा a पूरे के घात ऋण m। तो इस प्रकार से q बटा p पूरे के घात ऋण m हमारा दायां पक्ष आ गया है, अतः बायां पक्ष बराबर होगा दायां पक्ष के। इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ। तीसरा का सी नंबर के सवाल को देखें, जहां पर आपको सिद्ध करना है 25 बटे 16 पूरे के घात ऋण 4 बराबर 16 बटा 25 पूरे के घात 4। बाएं पक्ष में जो मान है उसको हल करते हुए आपको दाएं पक्ष के जो मान है उसके बराबर लाना है। पहले हम बाएं पक्ष के मान को लिख लेते हैं। बाएं पक्ष के मान को लिखा गया है 25 बटा 16 पूरे के घात ऋण 4। इसको जब आगे हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखा गया है 16 बटा 25 पूरे के घात 4। 25 बटा 16 पूरे के घात ऋण 4 को हम लिख सकते हैं 16 बटा 25 पूरे के घात 4। ये जो है हमारा दायां पक्ष है 16 बटा 25 पूरे के घात 4। ऐसे कैसे लिखा गया है देखें, क्योंकि हम जानते हैं a बटा b पूरे के घात ऋण m अगर हो तो उस स्थिति में उसको लिखा जा सकता है b बटा a पूरे के घात m। तो 25 बटा 16 पूरे के घात ऋण 4 था, उसको लिखा जा सकता है 16 बटा 25 पूरे के घात 4, और यही तो हमारा क्या है, दायां पक्ष है। तो महज एक दो कड़ी में ही इसके दायां पक्ष आ गए हैं, अतः सिद्ध हुआ कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। आशा करता हूँ आप सभी को ये सरल कीजिए वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे।